पिछले 2 दिनों से हम बेरोज़गारी के संदर्भ में अनेकानेक चर्चाएं कर चुके हैं। हमने ये जानने की चेष्टा की कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण भारत में, विशेषकर भारत में बेरोज़गारी की समस्या उत्पन्न होती है। अगर हम सारे कारणों को एक ओर रखें और बढ़ती जनसंख्या को एक ओर रखें तो उसका प्रभाव बहुत अधिक है। अगर जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रम पर बल दिया जाए और जनसंख्या नियंत्रित हो, मूलतः सरकारी स्तर पर जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रम निरंतर चलाए जा रहे हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि हम भारतीय, चाहे शिक्षित हों या अशिक्षित हों, इस संदर्भ में अपनी भूमिका को शून्य समझते हैं। हम ये मानते हैं कि हमारा दायित्व हमारे बच्चों का पोषण करना है। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे बच्चे इस देश के भी बच्चे हैं और जिस प्रकार से हमारा दायित्व हमारे बच्चों का निर्वहन करना है, इस देश का भी दायित्व होता है बच्चों के दायित्वों का निर्वहन करना। परंतु देश कैसे उनके दायित्वों का निर्वहन कर पाएगा अगर संसाधन की मात्रा अति सीमित होगी और जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ेगी। यद्यपि जो शिक्षित वर्ग है वहाँ जनसंख्या का जो वृद्धि दर है वो अशिक्षित वर्ग के कंपैरिजन में, तुलना में कम है। परंतु हमें ये ध्यान देना ही होगा कि बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए जो मूल कारण है उस पर कुठाराघात हो, अर्थात बढ़ती हुई जनसंख्या पर। हमने इसके अलावा बेरोजगारी की अवधारणा को भी समझा था और मैं पुनः इस बात को दोहरा रही हूँ कि बेरोजगारी सिर्फ वो नहीं है जो हमें दिखाई देती है किस रूप में कि व्यक्ति पढ़ा लिखा है और उसके पास रोजगार नहीं है। व्यक्ति पढ़ा लिखा है, सक्षम है, परंतु उसको उसकी काबिलियत के अनुरूप, उसकी जो प्रतिभा है उसके अनुरूप, जो उसकी शिक्षा है उसके अनुरूप अगर रोजगार उपलब्ध नहीं होते तो वो भी बेरोजगारी की श्रेणी में आएंगे। इन तमाम चर्चाओं के बीच में मैं ये आशा करती हूँ कि आपको पिछली 2 कक्षाओं में पढ़ाया हुआ जो कुछ भी तथ्यात्मक तौर पर हमने समझने की कोशिश की, जो कुछ भी अवधारणात्मक रूप में हमने समझने की चेष्टा की, उन सभी तथ्यों को और तत्वों को आपने समझा होगा। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे इस कक्षा की समाप्ति के बाद, जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर अपनी समस्या को मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको त्वरित ही उत्तर दूंगी। अब हम आगे जानते हैं। हमने अभी तक जाना था कि बेरोजगारी की परिभाषा क्या है, हमने इसके पश्चात जाना था कि बेरोजगारी के तत्व कौन से हैं, हमने ये भी जाना था बेरोजगारी के कारण कौन से हैं, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि बेरोजगारी के सारे कारण एक तरफ और बढ़ती जनसंख्या का जो कारण है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जिन देशों में जनसंख्या की गति, बढ़ने की गति धीमी है, वहाँ बेरोजगारी की समस्याएं कम दिखाई देती हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे कि इस बेरोजगारी से समाज में कैसी स्थिति उत्पन्न होती है और कौन से ऐसे परिणाम हैं जो बेरोजगारी के कारण उत्पन्न होते हैं। तो पहला है सामाजिक विघटन। क्या है सामाजिक विघटन? सामाजिक विघटन के अनेक कारण हैं। सामाजिक समस्याओं को सामाजिक विघटन का प्रमुख कारण बताया जाता है। आपको याद है जब हमने प्रथम बार आपकी कक्षा ली थी, अर्थात आपके सेकंड ईयर के सेकंड पेपर को जब हमने पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था सामाजिक समस्या क्या है, और हमने इस सत्य से हम परिचित हुए थे कि सामाजिक समस्या, विश्व का ऐसा कोई भी राष्ट्र नहीं है जहाँ सामाजिक समस्या नहीं है। सामाजिक समस्या का कोई सा भी स्वरूप हो, सामाजिक समस्या का कोई सा भी प्रकार हो, वो विश्व के हर क्षेत्र में होगा ही होगा, परंतु उसका स्वरूप और उसकी दर हर राष्ट्र में अलग अलग है, क्योंकि हर राष्ट्र की अपनी कुछ समस्याएं होती हैं। ठीक है, अब जैसे बाल विवाह की समस्या है, वो भारत में है लेकिन अमेरिका में नहीं है, पर
मतलब वाइट कॉलर क्राइम भारत में भी है और अमेरिका में भी है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो समस्या, आपको एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, जब तक मैंने नहीं पढ़ा था, जब तक मैं समाजशास्त्र की विद्यार्थी नहीं बनी थी, तो मुझे भी ये भ्रम था कि जैसे घरेलू हिंसा की समस्या वो सिर्फ भारत में होगी या विकासशील देशों में होगी या ऐसे समुदायों में होगी जहाँ अशिक्षा है। परंतु ये बड़ी हैरानगी की बात है कि घरेलू हिंसा जितनी भारत में है उतनी ही अमेरिका में भी है, उतनी ही इंग्लैंड में भी है, उतनी ही जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में भी है। हाँ, जापान इसका अपवाद है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन वहाँ का प्रतिशत बहुत कम है। और घरेलू हिंसा क्या होती है इसके बारे में विस्तार से हम आने वाली कक्षाओं में डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि आपका जो प्रिस्क्राइब सिलेबस है उसमें घरेलू हिंसा भी हमें पढ़ना है। ठीक है, कि क्या होती है घरेलू हिंसा, उसके क्या कारण है, उसके निराकरण के कौन कौन से मार्ग और साधन हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपसे चर्चा की थी कि सामाजिक समस्याएं हर स्थिति में, हर राष्ट्र में होती हैं, यद्यपि उनका स्वरूप और उनकी दर अलग होती है। लेकिन सामाजिक समस्या कैसी भी हो, वो समाज को तोड़ती है, वो व्यथित करती है, वो समाज में विघटन लेकर आती है। तो अगर बेरोजगारी सामाजिक समस्या है तो ये भी विघटन लेकर आएगी, स्वभावतः ही विघटन लेकर आएगी। तो बेरोजगारी समाज के अंदर अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर देती है। सबसे पहले तो समाज की प्रगति को रोकती है, उसके विकास को रोकती है। निर्धनता के कारण समाज में बेरोजगारी जो फैल जाती है उसको एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है सामाजिक विघटन का। और इस संबंध में ऑगबन तथा निमकॉफ ने लिखा है कि बेरोजगारी आधुनिक युग की अत्यधिक सामाजिक गंभीर दशा है, वह सामाजिक विघटन की साथी है। तो अब इसे हम याद कर लेंगे, करेंगे ना, क्योंकि जैसे ही आपने देखे, आपसे प्रश्न पूछा जाए, 20 अंक का प्रश्न पूछा जाए कि आप सामाजिक जो समस्याओं की चर्चा कीजिए, सामाजिक समस्याओं से आप क्या समझते हैं, और इसी संदर्भ में आप बेरोजगारी समस्या पर प्रकाश डालते हुए बेरोजगारी के परिणामों के बारे में बताइए। ठीक है, तो पहले आप सामाजिक समस्या के बारे में बताएंगे कि सामाजिक समस्या किसे कहते हैं। पहला हमने प्रश्न 5 अंक का हमारा प्रश्न क्या हुआ, सामाजिक समस्या किसे कहते हैं, इसे बताते हुए फिर उसके बाद आपसे दूसरा प्रश्न पूछा गया कि सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में बेरोजगारी के बारे में संक्षिप्त में बताते हुए, तो फिर बेरोजगारी की परिभाषा बता देंगे हम। फिर उसके बाद आएगा बेरोजगारी के परिणामों के विस्तार से चर्चा कीजिए। वो जो 10 अंक का प्रश्न है उसके में आप जब पहला आप उत्तर में जब आप पहला सामाजिक परिणाम लिखेंगे सामाजिक विघटन, तो अगर आपने सिर्फ सामाजिक विघटन के बारे में 2 या 4 या 5 पंक्तियाँ लिखी और वहीं आपने अगर ऑगबन और निमकॉफ ने क्या कहा बेरोजगारी के सामाजिक विघटन के संदर्भ में, अगर आप उसे मेंशन कर देते हैं, उसे लिख देते हैं, तो आपके उन बच्चों की अपेक्षाकृत अधिक नंबर आएंगे जिन्होंने ऑगबन या निमकॉफ या फिर किसी और सामाजिक वैज्ञानिक के बारे में ना लिखा हो। इसलिए मैं पुनः दोहरा रही हूँ कि जहाँ जहाँ जब मैं आपको नोट्स उपलब्ध कराती हूँ, जहाँ जहाँ हम किसी सामाजिक वैज्ञानिक के योगदान की चर्चा करते हैं या उनकी दी गई परिभाषाओं की बात करते हैं, तो हमें उन्हें याद कर लेना चाहिए। ठीक है, तो जब सामाजिक विघटन की बात कर रहे हैं तो ऑगबन तथा निमकॉफ ने लिखा कि बेरोजगारी आधुनिक युग की अत्यधिक सामाजिक गंभीर दशा है, ये सामाजिक विघटन की साथी है। आगे बात समझ में। अब हम बात करते हैं पारिवारिक विघटन की। क्या है पारिवारिक विघटन? बेरोजगारी पारिवारिक विघटन का भी आर्थिक कारण मानी जाती है। कैसे? चलिए जानते हैं। बेरोजगारी का एक इम्पॉर्टेंट
एस्पेक्ट क्या है? निर्धनता। अब जब व्यक्ति निर्धन है, वो परिवार की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा है, और जब परिवार की आवश्यकताएं नहीं पूरी होंगी तो स्वभावतः परिवार के सदस्यों के भीतर द्वेष, कलेश और क्रोध का भाव उत्पन्न होगा, और कहीं ना कहीं वो भाव परिवार में एक तनाव, एक विघटन की स्थिति उत्पन्न कर देगा। एक तरफ तो ये होगा कि परिवार के सदस्य स्वयं में खुश नहीं होंगे क्योंकि उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही, वो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को दोषी करार करेंगे जो परिवार के दायित्वों के निर्वहन का जिम्मेदार है, ठीक है, जो परिवार का मुखिया है। लेकिन साथ ही सिर्फ ये समस्या उनकी नहीं है जिनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं, ये पीड़ा, ये दर्द उसका भी होगा जो इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा है। तो जब दोनों तरफ फ्रस्ट्रेशन की स्थिति होगी, जब दोनों तरफ अवसाद की स्थिति होगी, जब दोनों तरफ तनाव की स्थिति होगी, तो स्वभावतः परिवार में विघटन का हालात उत्पन्न होंगे ही होंगे। तो जब समाज में विघटन के हालात उत्पन्न होंगे तो ये किसी भी स्थिति में उचित नहीं माना जाएगा, परंतु ऐसा होता है, ठीक है। अब जब हम बेरोजगारी के परिणाम देखते हैं तो अब आते हैं तीसरा व्यक्तिगत विघटन की हम बात करते हैं। व्यक्तिगत जो पर्सनल जो नुकसान है वो क्या है? तो बेरोजगारी के कारण व्यक्ति में हीनता की भावना आ जाती है, धन के अभाव के कारण उसका सामाजिक स्तर नीचा हो जाता है, व्यक्ति का दृष्टिकोण निराशावादी हो जाता है, वह समाज में स्वयं को सबसे अलग थलग कर लेता है। देखिए, आपने ये हमेशा देखा होगा कि जो धनाढ़ व्यक्ति है उसके भीतर जो कॉन्फिडेंस होता है, जो आत्मविश्वास होता है, उसके भीतर ये होता है कि मैं अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता हूँ, मैं अपने परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूँ। वो कॉन्फिडेंस उस व्यक्ति के पास कभी भी नहीं हो सकता जो बेरोजगार है, जो जीवन की रोज़मर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिन रात संघर्ष कर रहा है। तो ऐसा व्यक्ति जो कि बेरोजगार है वो अकेलापन महसूस करता है, स्वयं को असहाय महसूस करता है, और यही उसका भाव उसके भीतर अलगाव की भावना को उत्पन्न कर देता है। तो बेरोजगारी के परिणाम स्वरूप होने वाले सामाजिक, पारिवारिक तथा व्यक्तिगत विघटन के निम्नलिखित प्रतिफल भी होते हैं। कौन कौन से? व्यक्ति आत्महत्या तक कर लेता है। आपने ये बहुत अच्छे से पढ़ा होगा अगर आप समाचार पत्र पढ़ते हैं या फिर आप सुनते हैं कि बेरोजगारी से तंग आकर कई बार लोग आत्महत्या कर लेते हैं। अब क्यों करते हैं उसका मैंने आपको रीज़न बताया कि जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता, अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता, तो उसके भीतर अवसाद उत्पन्न होता है, उसके भीतर तनाव उत्पन्न होता है, और ये तनाव उसे जीवन को लेकर एक ऐसा निराशाजनक भाव उत्पन्न करता है। उसे लगता है कि वो किसी भी योग्य नहीं है, वो अपनी सिर्फ योग्यता को ही कम आंकना नहीं शुरू करता, उसे संसार में चारों ओर सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है, और ऐसी मनस्थिति में वो व्यक्ति आत्महत्या की तरफ बढ़ जाता है। दूसरा जो उसका प्रतिफल दिखाई देता है वो है ड्रग एब्यूज़, जैसे मद्यपान का बढ़ावा, कि जो लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड किस कारण से? डिप्रेस होते हैं, किस कारण से? बेरोजगारी के कारण से। ऐसे लोग सामाजिक, पारिवारिक दायित्वों से दूर भागने के लिए, क्योंकि वो उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक ऐसे नशे की ओर बढ़ते हैं, चाहे वो शराब का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं या किसी अन्य प्रकार के जो मद्यपान है या ड्रग्स हैं उनका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, जिससे वो अपने जीवन को छद्म सुख की ओर ले जाते हैं। और ये एक बहुत बड़ी पीड़ादायक स्थिति समाज के लिए और व्यक्ति के लिए है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक और जो इसका प्रतिफल दिखाई देता है वो है कि व्यक्ति देह व्यवसाय की तरफ भी जुड़ जाता है, क्योंकि बेरोजगारी तथा निर्धनता आर्थिक दशा के ही पहलू हैं। और जो देह व्यवसाय है उसके बारे में लिखा हुआ है कि वे जो महिलाएं हैं
वो कई बार निर्धन और बेकार होने के कारण इस प्रकार के व्यवसाय को अपना लेती हैं और पुरुष भी इस प्रकार के महिलाओं के संपर्क में आते हैं। तो मद्रास विजिलेंस एसोसिएशन के अनुसार वेश्यावृत्ति का व्यवसाय अधिकांश रूप से जीविका उपार्जन के लिए किया जाता है। भूख को मिटाने के लिए वेश्यावृत्ति का अपराध किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं अपराध। बेरोजगारी अपराध को भी बढ़ावा देती है। ठीक है, ये स्वाभाविक है कि जब व्यक्ति के पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास नौकरी नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं है, कोई कार्य नहीं है। ऐसी स्थिति में वो ना चाहते हुए भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी रोज़मर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने बच्चों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो क्या करता है कि कई बार वो अपराध की ओर भी बढ़ जाता है। चोरी करना, किडनैपिंग करना, सेंध मारना, पॉकेट मारना, ये इस तरह के अपराध की हो। ऐसा नहीं है कि वो, देखिए मैं बार बार एक बात कहती हूँ, समाज में जो भी सामाजिक समस्याएं हैं उसका कारण समाज ही उत्पन्न करता है। तो बेरोजगारी की समस्या समाज द्वारा उत्पन्न की गई समस्या है और उसका परिणाम समाज को ही भुगतना पड़ता है। तो ये जो अपराध है, ये अपराध क्यों होता है? क्योंकि व्यक्ति बेरोजगारी के कारण अपने परिवार की और स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में वो अपराध की ओर अग्रसर हो जाता है। अब जब हम बात करते हैं इसमें आगे, हम देखते हैं कि जो बाल अपराधी बनते हैं, आप देखिएगा कि जो कच्ची बस्ती में रहने वाले, झोपड़पट्टी में रहने वाले जो बच्चे हैं, जिनका परिवार का हर सदस्य कुछ ना कुछ कार्य करता है, बावजूद उसके वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते, तो ऐसे बच्चे अपराध की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए, अभी अध्ययन निरंतर इस ओर इशारा कर रहे हैं कि वर्तमान समय में जब कोविड-19 महामारी के कारण बहुत अधिक बेरोजगारी बढ़ गई है, लोगों का व्यवसाय में बहुत अधिक नुकसान हुआ है और यहाँ तक कि आप भी जानते हैं कि सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व भर में फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, लोगों के रोजगार छूट गए हैं। ऐसी स्थिति में ये भी देखने में आया है कि अपराध की जो दर है उसमें भी वृद्धि हुई है। इसके पीछे हम सिर्फ एक व्यक्ति की इच्छाओं को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि व्यक्ति अपने दायित्वों के साथ बंधा तो है ही, लेकिन उसके साथ उसके जो भावनात्मक जुड़ाव है अपने परिवार के साथ, जब अपने परिवार को भूखे मरने की स्थिति में देखते हैं, हम अपराध को जस्टिफाई कभी भी नहीं कर सकते, किसी स्थिति में उसे न्याय संगत नहीं ठहरा सकते। परंतु एक ये बहुत बड़ा कारण है कि जब जब कोई प्राकृतिक आपदा होती है तब अपराध की दर बढ़ जाती है। ठीक है, अब जब हम बेरोजगारी के परिणामों में, अभी हमने जाना बाल अपराध को, इसके बाद हम जानेंगे राजनीतिक दुष्परिणाम को। राजनीतिक दुष्परिणाम क्या है? बेरोजगारी का राजनीतिक परिणाम भी बड़ा भयंकर होता है। अधिक बेरोजगारी बढ़ने पे समाज में अशांति मच जाती है, सरकार के स्थायित्व को खतरा बन जाता है। बेरोजगारी राज्य के राजनीतिक ताने बाने को तोड़ देती है। आज जो विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता दिखाई देती है वो भी बेरोजगारी की देन है। ये सच बात है। हमें कई बार पीड़ा होती है कि बच्चे, जो युवा पीढ़ी है, यहाँ विद्यार्थी हम 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे की बात नहीं कर रहे, जो युवा पीढ़ी है उसके भीतर एक बहुत आक्रोश है, अवसाद है, कहीं ना कहीं एक विचलन का भाव है। और वो विचलन का भाव क्यों है? क्योंकि वो एक उपयुक्त समय में व्यवसाय प्राप्त नहीं कर पा रहा है, रोजगार प्राप्त नहीं कर पा रहा है। तो वो रोष, वो परेशानी, उसकी अभिव्यक्ति किस रूप में होती है कि वो जो उस समय तत्कालीन सरकार है उसके प्रति वो अपना रोष व्यक्त करता है। वो ये मान के चलता है कि सरकार ही उसको रोजगार उपलब्ध कराएगी। देखिए, आज मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात पे चर्चा करना चाहती हूँ। आप इस देश की वो युवा पीढ़ी हैं जो देश को एक उज्जवल भविष्य दे सकते हैं।
ठीक है। अब इस आशा के साथ देश आपको देख रहा है, तो ये आशा निराशा में परिवर्तित ना हो, तो इसके लिए पहला कदम हमें ये उठाना है कि हमें दोष मढ़ना बंद करना पड़ेगा। अब आप अपने अंतर्मन में झांकिए और ये विचार कीजिए कि आप के जो स्वप्न हैं, जो आपके सपने हैं, जो आप जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति करना चाहते हैं, उच्चतम स्थान पर आसीन होना चाहते हैं, क्या सिर्फ वही दायित्व सरकार का है? चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, किसी भी राज्य की राज्य सरकार हो। आपका आक्रोश अगर इस ओर है तो बिल्कुल मिथ्या है, बिल्कुल गलत है, आपका क्रोध गलत है। क्यों? कि जब आप पूरे साल की पढ़ाई सिर्फ 1 महीने में करना चाहते हैं, तो कैसे आप अपने भीतर वो काबिलियत उत्पन्न कर पाएंगे कि आप उस परीक्षा के योग्य बन पाए? पहली चीज़। दूसरी चीज़, विचार कीजिए कि जिस तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रही है, क्या उस तीव्र गति से हमारे आर्थिक संसाधन बढ़ सकते हैं? नहीं। तो फिर कैसे ये बेरोजगारी की समस्या दूर हो पाएगी? इसका एक ही निदान है कि हम अपने भीतर वो काबिलियत पैदा करें। और कैसी काबिलियत पैदा करें? आज से सदियों पूर्व क्या भारत में बेरोजगारी थी? नहीं, क्योंकि तब हमारा जो मूल भाव था, हम रोजगार के लिए सरकार की ओर नहीं देखते थे। हम अब तो वर्तमान में प्रजातंत्र है। मैं आज से आपको 400-500 वर्ष पूर्व की बात कर रही हूँ, जब कुटीर उद्योग भारत की पहचान हुआ करते थे। तो आप अपने भीतर वो काबिलियत पैदा कर सकते हैं और हर बच्चे के भीतर वो काबिलियत है। आप अगर किसी भी फील्ड में विशेषीकरण प्राप्त करते हैं, स्पेशलाइजेशन प्राप्त करते हैं, तो छोटे स्तर पर ही सही आप अपने कार्य का आरंभ कर सकते हैं। एक टोकरी बनाने जैसा व्यवसाय भी व्यक्ति का जीविका उपार्जन का साधन बन सकता है। सिर्फ गुलकंद बनाने से राजस्थान के पुष्कर में कितने लोग अपने व्यवसाय को निर्मित कर पाए? ठीक है, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जहां आप अपने व्यवसाय को बना सकते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आता है आर्थिक समस्याओं का, कि हमारे पास जब धन नहीं है तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो हमारी राज्य सरकार या किसी भी राज्य की राज्य सरकार अपने युवाओं के भविष्य को लेकर चिंतित है। तो अनेक ऐसी योजनाएं सरकार द्वारा दी जाती हैं। ऐसी अनेक सरकारी योजनाओं का प्रावधान है जहां बहुत कम ऋण पे, और अगर हम महिलाओं की बात करें और आरक्षित समाज की बात करें, जिसमें हम SC, ST, OBC समाज की मूलतः बात करते हैं और महिलाओं की बात करते हैं, इन्हें तो लगभग बिना ऋण के भी कई बार ऐसे प्रावधान हैं कि बिना ऊंची दर के ब्याज चुकाए बगैर भी ऋण मिलता है। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित भी कुछ इसी प्रकार की योजनाएं हैं। तो इस माध्यम से हम ऋण ले सकते हैं, परंतु मूल भाव क्या है? आपकी इच्छा, आपकी आकांक्षी इच्छा ही आपके लिए, ये देखिए, सफलता के मार्ग तो खोलेगी ही खोलेगी, आपके साथ साथ संभवतः 2 या 3 परिवारों का जीविका उपार्जन का मार्ग भी खोलेगी। बस आवश्यकता किस बात की है कि आप अपने मन मस्तिष्क से जो सरकारी नौकरियों के प्रति जो आप लोगों की दीवानगी है, उसको थोड़ा सा कम कीजिए। बिल्कुल प्रयास कीजिए, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करिए, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कीजिए, लेकिन आप दूसरे मार्गों को भी खोल के रखिए, क्योंकि जब हमारी दृष्टि में सिर्फ एक मार्ग होता है और उस मार्ग तक हम नहीं पहुंच पाते, चाहे कारण कुछ भी रहे, तो हमारे भीतर बहुत अधिक तनाव उत्पन्न हो जाता है। और ये स्थिति किसी भी युवा के लिए, किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जब देश का युवा अवसाद ग्रसित होगा तो देश कैसे विकास कर पाएगा।
तो मेरी बात का मूल भाव आप समझ गए होंगे कि मैं आपसे क्या कहने की चेष्टा कर रही हूँ। मैं ये बात निरंतर कहती हूँ कि रोज़गार प्राप्त करने वाले ना बने, रोज़गार देने वाले बने। और ये कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। और भारतीय युवा तो बहुत कर्मठ हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जहाँ जहाँ भारतीय जाते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, वहाँ उनका वर्चस्व है, क्योंकि भारतीय न केवल बुद्धिजीवी हैं अपितु कर्मठ भी हैं। तो आप भारतीय हैं ये कभी ना भूलें। और भारतीय सदैव कर्मठ होते हैं। सिर्फ आप एक दृढ़ इच्छा शक्ति रखिए कि आप रोजगार देने वाले बनेंगे। आपके सामने अनेकानेक मार्ग खुल जाएंगे। आपका महाविद्यालय, आपके गुरुजन आपको हर स्थिति में वो आपकी इन मार्गों को प्रशस्त करने में सहायता करेंगे। साथ ही साथ आप विभिन्न सरकारी योजनाओं को जानने की चेष्टा कर सकते हैं। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं और वैसे भी सारी सरकारी योजनाओं के बारे में समय समय पर सरकार द्वारा भी जानकारी दी जाती है। सिर्फ कमी है इच्छा शक्ति की। तो उस इच्छा शक्ति को पैदा कीजिए, स्वयं सुदृढ़ बनिए और इस देश को सुदृढ़ बनाइए। हाँ, फिर दोहराऊंगी, पूरे वर्ष भर की पढ़ाई कभी भी एक मास में नहीं हो सकती। आप आज से पढ़ना शुरू करें। मैं निरंतर आपसे निवेदन कर रही हूँ कि आप पढ़ें। पढ़ने से जीवन में मुक्ति के द्वार खुलते हैं। किस चीज़ से मुक्ति? से अंधविश्वास से, कुंठाओं से, और आप एक बहुत मजबूत इंसान बनकर उभरते हैं। आपके भावी जीवन के लिए सदैव मैं आप लोगों को हमेशा आशीर्वाद देती हूँ। और अंत में मैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का आभार प्रकट करती हूँ कि उनकी अध्ययन सामग्री को हमने विद्यार्थी हितार्थ प्रयोग में लिया है। पुनः इस आशा के साथ कि आज आप इस वीडियो को सुनने के बाद चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। आपको जो PDF नोट्स आज मैं उपलब्ध कराऊंगी, कल बेरोजगारी के संबंध में जो आपको उपलब्ध कराए थे और उससे पूर्व जो उपलब्ध कराए थे, वो सारे आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। आपको कहीं भी कोई समस्या हो, आपका स्वागत है। आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। कल की कक्षा में हम बेरोजगारी की समस्या के बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे। तब तक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं।